Let us start session 4 of chapter 2. Is the matter around us pure? Till now we have studied about the mixture. We have studied about a few methods of separation. Now today we are going to study about a few more methods of separation. Okay, so these methods of separation are a little bit complicated. थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, तब ये चीज बाहर निकल के आएगी. जो हैंड पिकिंग है, हम वो सिंपली कुछ भी उसके अंदर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, हम हाथ से उसको पकड़कर स्टोन को बाहर निकाल देते हैं. ऐसा करते हैं हैंड पिकिंग में. ठीक है. सीविंग में जो सिर्फ नॉर्मल सा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है सीव, उसको यूज करके हम फ्लोर को अच्छी तरह से फाइन और जो स्टोन्स है उसको सेपरेट कर पाते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट सेशन 4. Now, is the dye in a black ink a single color? तो जो फर्स्ट मेथड था सेपरेशन का, उसमें हमने देखा था डाई एंड यू कैन से डाई एंड वाटर को सेपरेट किया था इंक में से. इंक के अंदर डाई एंड वाटर दोनों होता है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए मेथड था इवोपरेशन. फिर हमने सब्लिमेशन देखा, सेपरेटिंग फनल का यूज देखा. यू हैव सीन 2-3 मेथड्स इन अ लास्ट सेशन. Now in this session we are going to study about a few more and interesting methods of separation. So is the dye in a black ink a single color? तो जो डाई होता है ब्लैक इंक के अंदर, तो वो एक ही कलर का है या उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी है? So let us study that with the help of activity. Activity 2.7. Take a thin strip of a filter paper. जो फिल्टर पेपर एकदम पतला सा आता है और पोरस होल छोटे छोटे होते हैं, वैसे टाइप का पेपर आता है. उसमें आपको ये छोटा सा स्ट्रिप ले लेना है लाइक दिस. यहाँ पे जो इमेज दिखा है वैसे छोटा सा स्ट्रिप ले लो आप. ओके, फर्स्ट नाउ ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज. तो एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से 3 सेंटीमीटर ऊपर, ये नीचे लोअर एज से. पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक. वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो इंक के अंदर मतलब इंक के अंदर क्या होता है, वाटर एंड डाई होता है. तो पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्युबल दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन. स्केच पेन के अंदर जो इंक होता है वो एकदम इजीली स्प्रेड हो जाता है. और फिर फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन एंड लेट इट ड्राई. तो एक यहाँ पे छोटा सा इंक का डॉट हम रख देंगे. इंस्टेड आप बोल सकते हैं कि स्केच पेन, उसको एक स्केच पेन से एक डॉट बना लेंगे ये लाइन के ऊपर एंड थोड़ी देर उसको सूखने के लिए रख देंगे. लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ग्लास jar or beaker on test tube containing water so that the drop of ink on water is just above the water level as shown in figure and leave it undisturbed. तो ऐसे आपको रखना है. तो वाटर है, वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर ये डॉट को हम रखेंगे. ओके, उसको वाटर के अंदर नहीं डालना है, वाटर के थोड़ा ऊपर रखना है. वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर. ये फिल्टर पेपर जब भी हम अंदर रखेंगे तो फिल्टर पेपर के अंदर आपको क्लीन वाटर ऊपर राइज होता हुआ दिखेगा. भले हमने डाला सिर्फ इतना पार्ट ही है, बट आपको वाटर यहाँ पे ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा. यू कैन इजीली सी विथ योर आईज. record your observation and after that we are going to record our observation. अभी ऐसा पेपर अंदर डालने के बाद, ये पेपर हमने रखा है, इंक को वाटर से टच नहीं करवाए, अब कैसा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, लेट अस सी. इज द डाई इन अ ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? तो ऑलरेडी अब ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका हमें आंसर मिलने वाला है. The ink that we use has water as the solvent and a dye is soluble in it. ये ऑलरेडी हमने लास्ट और प्रीवियस सेशन में देखा है. ठीक है, कि वाटर एंड डाई एक मिक्सचर है. As the water rises on the filter paper, it takes along with it dye particles. तो ऐसे हमने देखो ये डॉट को वाटर के अंदर नहीं डाला है, बहुत ऊपर है, तो भी ये वाटर देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली आपको लेवल दिख रहा है वाटर का ऊपर जाता हुआ. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, वो ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ तक वाटर पहुंच गया है.
and after a few more minutes, what will happen? You can see this type of change in the color of the strips on the strip. तो देखो यहाँ पे एकदम लाइट ग्रे ओके, अलग ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लू एंड लाइट ब्लू में चेंज हो रहा है. So actually this black color ink is a mixture of these many colors. Got it? Usually a dye is a mixture of a two or more color. तो हमेशा कोई भी डाई ले लो, इन शॉर्ट कोई भी कलर कलर ले लो आप, वो दो या दो से ज्यादा कलर का ही बना होगा. The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the color get separated. तो वाटर के अंदर जब हमने अलग अलग कलर डाले तो उसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा, मतलब कोई कोई जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा, फास्टर सॉल्युबल होगा. ठीक है, तो जो सॉल्युबल होगा वो जल्दी से ऊपर जाएगा. तो ये एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यू कैन सी दिस ऑल आर ब्लैक कलर, different type of pens, gel pen, black marker pen, sketch pen, the permanent marker. So all these different inks we have used, but these all are black in color. Now you can see the marking. यहाँ पे देखो lightly change है. यहाँ पे देखो blue color end में मिला, यहाँ पे भी blue color end में मिला, यहाँ पे भी blue color end में मिला. Here there is a very minute change. तो permanent marker हो सकता है. So these are the different type of black color patterns. ठीक है, dye of a black color pattern. Now we'll see in the next slide that what is this particular method named. ये particular method का नाम क्या है, कैसे हम उसको नाम देंगे. This process of separation of a components of a mixture is known as chromatography. Chroma in Greek means color. Understood? तो ये अलग अलग कलर मिल रहे हैं हमें, इसीलिए उसको नाम दे दिया है क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, the process of separation of components of a mixture is known as chromatography. Chroma in Greek means color. Got it? This technique was first used for the separation of colors, so this name was given. And ये टेक्निक है वो फर्स्ट टाइम यूज किया था, तब उसको कलर को सेपरेट करने के लिए यूज किया था. ठीक है, एंड इसीलिए उसको क्रोमेटोग्राफी दिया है नाम. This is the definition of chromatography. Chromatography is the technique used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. मतलब एक ही सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, उसको हम बोलते हैं डाई एक्चुअली में. ठीक है, एंड दिस डाई वी कैन सेपरेट द कलर फ्रॉम दिस डाई विद द हेल्प ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी मेथड. गॉट इट? नाउ देयर आर द फ्यू एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ये क्रोमेटोग्राफी सिर्फ कलर्स को सेपरेट करने के लिए ही नहीं यूज होता, अलग अलग एप्लीकेशंस है उसके. लाइक टू सेपरेट कलर्स इन डाई. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड वन इज पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर. तो कोई भी नेचुरल कलर है उसके अंदर से हमें जो पिगमेंट निकालने हैं, उसके पार्टिकल्स निकालने हैं, तो दैट वी कैन डू इट फ्रॉम दिस मेथड. एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. ठीक है, तो ड्रग्स भी ब्लड एक सॉल्वेंट मान लो एंड उसके अंदर ड्रग डिसॉल्व हुआ है, तो यू कैन फाइंड आउट द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड. So these are the applications of a chromatography. You should know the applications of chromatography. You should know definition of chromatography. These all are very important from question and answer point of view. Moving to the next method, that is a separate a mixture of two miscible liquids. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इमिसिबल लिक्विड देखा था. तो इमिसिबल लिक्विड्स आर द लिक्विड विच डू नॉट मिक्स and they form different layers, but here we are talking about a miscible liquid. मतलब they will mix properly and they will form homogeneous mixture. Immiscible liquid में heterogeneous mixture था, यहाँ पे homogeneous होगा. So let us understand it with the help of activity 2.8. Let us try to separate acetone and water from their mixture. एसीटोन मतलब जो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहा था तब बताया था, एसीटोन इज एक्चुअली अ नेल पॉलिश रिमूवर. ठीक है,
तो उस वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, तो वो हम कैसे सेपरेट करेंगे? टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो यहाँ पे हम पहले एक मेथड देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, फिर आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि किसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं और कैसे कैसे सेटअप किया जाएगा। एंड फिट इट विद अ थर्मोमीटर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है और उसमें थर्मोमीटर फिट करना है। अरेंज द apparatus as shown in फिगर। जो भी हम फिगर में आपको बताऊंगा वैसे ही आपको पूरा अरेंजमेंट करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम हीट देना है हमें ये डिस्टिलेशन फ्लास्क को, और साथ में थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक करते जाना है कि कितना हीट हमने दिया है। द एसीटोन वेपोराइजेस condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet, and after some point, after giving some heat, acetone will vaporize। acetone जो है वो वेपोराइज होने लगेगा, इवोपरेट होने लगेगा, एंड फिर उसको हम कंडेंस कर सकते हैं कंडेंसर के अंदर एंड उसको कलेक्ट कर सकते हैं एक जगह पर। गॉट इट? वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। एंड ये प्रोसेस हम कब तक कर सकते हैं? जब तक पूरा एसीटोन वो सॉल्यूशन के अंदर से बाहर आ जाए, इवोपरेट हो जाए, तब तक ये मेथड हम फॉलो कर पाएंगे। सो लेट अस दिस सी द सेटअप। तो ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, उसके अंदर हमने थर्मोमीटर इंसर्ट किया है। ओके, फिर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क को एक हमने ट्यूब के थ्रू कनेक्ट किया है। ओके, लाइक दिस यहाँ पे। तो अब आपको प्रॉपर आइडिया आ गया कि सेटअप कैसे करना है। दिस इज द सेटअप। नाउ व्हाट यू विल डू, इसके अंदर अब आपने क्या भरा है? मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। नाउ यू आर हीटिंग दिस। तो आपको टेम्परेचर मेजर करते रहना है कंटिन्यूअसली कि कितना तक जा रहा है। एक पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ से इवोपरेशन होना स्टार्ट होगा, तो वो इवोपरेशन होके यहाँ से वेपर पास हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें वाटर भेज रहे, कोल्ड वाटर वो अंदर डाल रहे। तो जब भी ये वेपर कोल्ड वाटर के फॉर्म में कांटेक्ट में आएगा तो वो कूल हो जाएगा और दैट गैसेस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड फिर वो गैसेस यहाँ पे नीचे आके एक बीकर में हम ले सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी ओनली एसीटोन, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होगा हम कहाँ तक हीट करेंगे? टिल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट तक हम हीट करेंगे। तो एक चीज आपको बता दो कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का कम होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे वाटर बॉईल नहीं होगा, सिर्फ एसीटोन ही बॉईल होगा, एंड एसीटोन फिर ऊपर जाके यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अंडरस्टूड दिस प्रॉपर मेथड? दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, एंड ये मेथड को हम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without a decomposition and have sufficient difference in their boiling point। ये डिस्टिलेशन मेथड हम यूज कब कर सकते हैं? कि कभी कोई अलग अलग दो या तीन ज्यादा सब्सटेंसेस है और सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो तब ये मेथड हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता जाएगा वो हम अलग जगह पर कलेक्ट करते जाएंगे। तो दिस इज हाउ डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in the boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fractions from the petroleum products, etc. तो ये जो हमें कभी भी दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स मिक्स हो गए और उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तो हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर पाएंगे। लाइक गैसेस के अंदर, तो एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस है, ठीक है, तो उसको सेपरेट करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। मतलब बहुत छोटा सा भी
जो चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट में तो भी हम उसको सेपरेट कर पाएंगे। गॉट इट? The apparatus is similar to that for simple distillation, except that fraction column is fitted in between the distillation flask and condenser. तो ये जो apparatus चाहिए हमें सिंपल डिस्टिलेशन के लिए और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए ऑलमोस्ट सेम है, बट एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक चीज हमें चाहिए कि जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर, तो उसके बीच में ये फिट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। गॉट इट? कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनिंग कॉलम जो होता है वो हम वहां से निकाल पाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये है क्या मेथड। A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide a surface for the vapor to cool and condenses repeatedly. तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है वो एक टाइप का ट्यूब होता है इन शॉर्ट। वो ट्यूब के अंदर छोटे छोटे बीड्स रखे होते हैं एंड ये बीड्स के कारण जो वेपर है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। तो ऐसा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक सेटअप। तो ये ऑलरेडी डिस्टिलेशन फ्लास्क आपको पता है, और फिर यहाँ पे हमारा जो एग्जिट है जहाँ से हम फाइनली मिलेंगे, मतलब हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो हमें पता है। तो एक बीच में एक पाइप रखने वाले हैं, उसको बोलेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसके अंदर छोटे छोटे बीड्स होंगे, और ये बीड्स का काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो वेपर जो होगा वो जल्दी से कूल हो जाएगा, and after that that cool vapor is sent and it will be collected at one point. Got it? Now separation of components of air. तो हमने बहुत सुना है कि air is a mixture. So let us study that air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation. The flow diagram shows the step of the process. तो एयर हमें पता है होमोजीनियस मिक्सचर है, एंड वो मतलब हम देख ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर मिक्स क्या क्या किया गया है। ओके, इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, तो हम फिगर 2.12 में देखेंगे, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो जो हमें ऑक्सीजन चाहिए तो उसके पहले हमें बहुत सारे अलग अलग गैसेस है जो एयर के अंदर है, वो हमें सेपरेट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे सेपरेट करेंगे, लेट विल check now. The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. तो सबसे पहला स्टेप होगा उसका, हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जिससे जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे प्रोसेस भी दिया है जो आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। तो उसके लिए एक सेटअप हमें चाहिए, तब ही हम अलग कर पाएंगे। ये तो एक प्रोसेस दिखाया है आपको। तो फर्स्ट इज एयर। ये एयर को हम कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे, व्हाट विल गेट अ लिक्विड एयर। Now this liquid air we will allow to warm up slowly in the fractional distillation column. फिर उसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तब जैसे जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आता जा रहा है, वो गैस मिलता जाएगा हमें। तो गैसेस गेट सेपरेटेड एट अ डिफरेंट हाइट, और अलग अलग गैसेस हमें अलग अलग हाइट पर मिलेंगे। मान लो कि कोई गैस का है 20 डिग्री सेल्सियस, कोई गैस का है 30 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें एक गैस मिल गया, 30 डिग्री सेल्सियस पे एक दूसरा गैस मिल गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे एक और गैस हमें मिल गया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको गैसेस मिलते रहेंगे। तो ये तो मैंने पॉजिटिव में वैल्यू बताया, बट एक्चुअल में जो केस है वो आपको समझा दूं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑक्सीजन के लिए बॉइलिंग पॉइंट
कितना होता है? इट इज -183। आर्गन का होता है -186 एंड नाइट्रोजन का होता है -196। तो ये तीनों मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग गैसेस के। तो सबसे पहला जो टेम्परेचर आने वाला है वो होगा किसका? सबसे कम किसका है ये तीनों में से? नाइट्रोजन। फिर आता है आर्गन एंड फिर आएगा ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? This liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, where gases get separated at different heights depending upon their boiling point. एंड फिर ये जो लिक्विड एयर है हम उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे एंड फिर वो अलग अलग गैसेस में सेपरेट होता जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं एक पूरा सेटअप है जहाँ पे हमें अलग अलग एयर मिलेंगे वो आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैं एरो बना रहा हूँ वो आप ध्यान से देखते जाना। यहाँ से मैंने एयर को फिल्टर करके यहाँ पे लिया अंदर। ये है फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैंने उसको प्रेशराइज किया, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया मैंने उसको, बहुत ज्यादा प्रेशर। अंडरस्टूड? ये प्रेशर के बाद ये जो एयर है हॉट एयर बन जाती है, वो हॉट एयर को ये चैम्बर में डाला, नेक्स्ट चैम्बर। अब ये चैम्बर में जब एयर आती है तो यहाँ पे एक पाइप ये जा रहा है, आप देख रहे हो, तो दिस इज द पाइप। अब ये पाइप के अंदर क्या आ रहा है? फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। ये पाइप में से मैं ठंडा पानी भेज रहा हूँ, ठंडा पानी भेज रहा हूँ। तो ये जो आसपास का जो भी गैस था, हॉट एयर थी, वो हॉट एयर कैसी हो जाएगी? दैट हॉट एयर विल बिकम कूल। एंड यहाँ पे वो ब्लू कलर में दिखाई, ये ब्लू कलर की बन गई, वो है कोल्ड एयर। दिस हॉट एयर विल चेंज टू कोल्ड एयर। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया? एयर यहाँ पे गई, यहाँ पे प्रेशराइज हुआ, वो हॉट एयर यहाँ पे लाए चेम्बर के अंदर, ये चेम्बर के अंदर उसको ठंडा किया। ठीक है? नाउ दिस कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर, प्रेशराइज तो है ही, उसका टेम्परेचर भी चेंज किया हमने। तो कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर इज सेंट टू दिस चेम्बर। ये है सेपरेटर। नाउ ये सेपरेटर के अंदर क्या होगा वो आपको समझना है। इन दिस सेपरेटर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग से हम निकालेंगे एज अ ड्राई आइस। तो ये कोल्ड होगा, कंप्रेस्ड होगा, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब पार्टिकल्स की तरह होगा, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है किसके फॉर्म में? ड्राई आउट के, सॉरी ड्राई आइस के फॉर्म में। तो आपको पता हो कि ड्राई आइस जब भी हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो स्मोक बन के निकल जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पे हमें फर्स्ट गैस मिला वो है कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो होगा ड्राई आइस के फॉर्म में। नाउ दैट कोल्ड एयर, बहुत ही कोल्ड एयर है, मतलब फ्रीज है, वो ऑलरेडी जमा हुआ है, ये मान लो आप, या लिक्विड एयर है, वो ऐसे ही मान लो। वो लिक्विड एयर में भेज रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपेंशन जेट, मतलब उसका शेप कैसा होगा? ऐसा एक्सपेंशन जेट। यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ, यहाँ पे एरिया बड़ा है, यहाँ पे एरिया छोटा है, तो फोर्स से बाहर निकलेगा। समझ में आया? तो यहाँ से भी जो एक्सपेंशन जेट लिखा हुआ है वो फोर्स से एयर यहाँ पे बाहर आ रही है। अब ये हमारा मेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टैंक बोलेंगे ये पूरे प्रोसेस का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टैंक। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टैंक के अंदर मैं नीचे से हीट दे रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग हीट। अब ये हीट के कारण जितने भी गैस एयर के अंदर होंगे वो धीरे धीरे हॉट होने लगेंगे। तो सबसे पहला ये हम उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मान लो कि -200 डिग्री सेल्सियस है, ये सबका टेम्परेचर कितना है? ये इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस, ओके, माइनस में है। इमेजिन दिस इज इन माइनस। अब उसका मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये -200 से, -200 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगा वो? 198 मान लो, 198 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर धीरे थोड़ी देर के बाद 196 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कम हो, मतलब बढ़ रहा है ये।
समझ में आ रहा है आपको? 0 ज्यादा है या -5 ज्यादा टेम्परेचर है? ऑब्वियसली 0.5 ज्यादा टेम्परेचर है। -5 डिग्री सेल्सियस इज मोर या -10 डिग्री सेल्सियस इज मोर? तो आपको पता होना चाहिए कि -5 ज्यादा है। -5 डिग्री सेल्सियस -10 से बड़ा होता है। ओके, तो जब भी माइनस लगता है तो बड़ा वैल्यू छोटा बन जाता है और छोटा वैल्यू बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो 196 है वो 200 से ज्यादा टेम्परेचर बोलते हैं। तो 196 टेम्परेचर जब भी आए, ये पूरे का कितना था, 100 एंड सॉरी -200 डिग्री। जब उसको मैंने यहाँ से हीट किया तो वो पहले -196 पर आके मैंने उसको रोक दिया। तो जितना भी नाइट्रोजन गैस था वो यहाँ से आपको मिल गया। देखो यहाँ पे बाहर एक आउटलेट दिया, वहां से मैंने नाइट्रोजन सब कलेक्ट कर लिया। सब नाइट्रोजन मुझे एयर में से मिल गया। फिर भी उसके अंदर बहुत सारे अलग गैसेस है। मैंने और टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो गया -196 पे था, वो गया -190 डिग्री सेल्सियस पे गया। और ज्यादा मैंने हीट किया तो 190 से वो गया -186 पर। मैंने -186 तक हीट किया। तो -186 पे ये जो आर्गन है वो मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? मुझे -186 पर जितना भी आर्गन था ये मिक्सचर के अंदर वो मिलना स्टार्ट हो गया और मुझे मिल गया आर्गन। गॉट इट? अब जो बचता है वो है सिर्फ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन का है डिग्री -183। तो मैं बस -186 आया तो मैंने स्टॉप कर दिया, उससे ज्यादा हीट मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। तो जितना भी नीचे बचेगा वो गैस को वहां से मैं भेज दूंगा लास्ट चेम्बर के अंदर। जो बचेगा वो सब क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि मैंने उसको हीट नहीं किया है तो वो क्या होगा, गैस में चेंज नहीं होगा ऑक्सीजन। वो यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में ही रहा था। मैंने उसको सिर्फ -186 तक ही हीट किया। -183 पे हीट किया होता तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया होता। तो यहाँ से जो लिक्विड ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे आएगा। एंड फिर ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो हम अलग अलग जगह पर यूज कर पाते हैं। जो हम मेडिकल्स में, सॉरी नॉट मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन को जब भी कोई भी पेशेंट को चाहिए तो उसको मास्क लगाकर लिक्विड को हम वेपर मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सप्लाई करते हैं। और बहुत सारे अलग अलग जगह पर ये लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है। और ये जो यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, बाहर कलेक्ट किया, वो हम डायरेक्टली कोई सिलेंडर में से कलेक्ट करेंगे जो प्रेशराइज करेगा। अंडरस्टूड? प्रेशराइज सिलेंडर के अंदर हम ये भरेंगे जिससे हम वो कोई अच्छी तरह से यूज कर पाए। तो ये था हमें जो अलग अलग गैसेस मिला उसका प्रोसेस। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ पे नाइट्रोजन मिला, आर्गन मिला एंड लास्ट में हमें मिला ऑक्सीजन। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू शुड नो द कंपोनेंट ऑफ एयर इज सेपरेटेड। एंड इसका आपको एक कोई वीडियो देखना है, लाइव वीडियो की कैसे एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस काम करता है, तो यूट्यूब पर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। उसका आपको वीडियो यूट्यूब पर पूरा ये फंक्शन का पूरा वीडियो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। समझ में आ गया? और कुछ भी डाउट आ रहा है आपको, समझ में नहीं आया कोई चीज बीच में, तो कॉल करके पूछ लो, व्हाट्सएप करके पूछ लो। डोंट कीप द डाउट इन योर माइंड। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।